जाइएगा, और जो लिखते चल रहा है वो लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ। बाकी हिंदी मीडियम वालों को बता दूं मैं कि आप लोगों को भी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो पहले 1 घंटे के आसपास करंट अफेयर कर लेंगे, देन हम लोग हमारे दूसरे टॉपिक जो कि पॉलिटी पढ़ रहे थे उस पर कंटिन्यू करेंगे। दो कुछ चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। एक तो करंट अफेयर के लिए कुछ नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे कि आपको इंडिया यानी भारत, ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बारे में ऐसा नहीं हो कि यही याद नहीं है। दूसरी बात, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, राज्य मान लो, और उनकी राजधानी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कई बार लोगों को बताया है कि कितने राज्य और कितनी राजधानी है, हालांकि मैं दोबारा नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। साथ ही भारत के पड़ोसी राज्य, राज्य यानी पड़ोसी देश, ठीक है ना। तो पड़ोसी में जितने भी अपने आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा राज्य आ रहा है, कौन सा प्रदेश, वो सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। वो एक कॉमन सी चीज़ें हैं कि वो तो आपको आनी ही चाहिए, उसमें गड़बड़ी ना हो कहीं पर भी। तो इतना आप लोग सभी कर ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आते ही होंगे ना आप लोगों को। जी सर। वैसे भी यूपीएससी तैयारी करने आ गए हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर नवंबर के मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते चलेंगे। कुछ शुरुआत में टॉपिक बड़े होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, किस प्रकार के टॉपिक हैं, वो पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। पहला देखो हेडिंग डालिए आप लोग करंट अफेयर में, किसका पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये हमारी टॉपिक है। तो इसे बोलते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है ना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं आप लोगों को। लिख रहे हो साथ में आप लोग लिखती हुई जाइएगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखो, उससे क्या होगा आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से। इसमें पहला टॉपिक है भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। भारत में अंतर्राज्यीय भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। समझते हुए चलेंगे कि चीज़ को, बाकी अभी भी वही वॉइस उतनी ठीक है नहीं, और एक्चुअली हुआ क्या है स्टाफ में, वही आप लोग जानते हो जो आजकल कॉमन चीज़ स्प्रेड हो रही है सभी के अंदर, सिम्टम्स ऑफ कोरोना तो वो हैं, तो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। वॉइस ना आए तो बता दीजिए मेरे को, ठीक है ना। सुन पा रहे हैं आप लोग सभी? जी सर। ठीक है, और किसी को तो नहीं है सिम्टम्स कोरोना के, खांसी जुकाम बुखार? नहीं सर। चलो अच्छी बात है। सभी लोग स्वस्थ रहिए, बाहर मत निकलिए, रिस्क है बाहर निकलना। दिल्ली तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी है दिल्ली में तो, और क्योंकि दिल्ली में आजकल सभी उस में आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, तो पहले समझते हैं कि ये चीज़ क्या है।
अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है, ये किसकी कितनी सीमा होगी और कहाँ पे बाउंड्रीज होंगी, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसे तो विवाद होना ही नहीं चाहिए कि हर किसी की सीमा पहले से निश्चित की गई है। सीमा निश्चित तो की जाती है, लेकिन वो सीमा कहाँ पर है ये निश्चित नहीं हो पाता है। हम लोगों ने मोस्टली रोड के थ्रू जानते हैं, लेकिन रोड के अलावा भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे विवाद हो जाता है कि भाई कौन सा भाग किस राज्य में आ रहा है। अब ये कहाँ पर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये चल रहा है असम और मेघालय सरकार के बीच में। तो यहाँ पे लिखिए विवाद है असम असम राज्य जानते हो कहाँ पर है? असम और मेघालय के बीच में। और मेघालय के बारे में एक चीज़ और लिख लीजिएगा साइड में, मेघालय राज्य दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर ये कौन सा है? मौसिनराम। असम और मेघालय सरकार के मध्य में विवाद है, और ये विवाद है वो है 6 क्षेत्रों के बीच में। ब्रैकेट में लिख लो 6 क्षेत्रों के बीच में। ठीक है, भारत में असम और मेघालय सरकार के मध्य में विवाद है, और 6 क्षेत्र हैं जिससे संबंधित विवाद है। अब आगे देखिए इसके बारे में अन्य जानकारियाँ क्या क्या हैं। देखो विवाद पढ़ेंगे, अन्य जानकारियाँ पढ़ेंगे, उसका उपाय, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अन्य जानकारी, कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो पूछते जाइएगा और साथ में लिखते भी जाइएगा। अगर लिखोगे नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा कि क्या बताया था। अन्य जानकारी देखिए इसके बारे में। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि मेघालय राज्य का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1972 में। ठीक है, वर्ष 1972 में मेघालय का गठन असम राज्य से किया गया था। ये लिख लो आप, असम राज्य से किया गया था। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, मेघालय कब बना? 1972 में। किस राज्य से तोड़कर बनाया गया होगा इसको? असम राज्य से। यानी असम पहले से होगा, बाद में मेघालय बनाया गया होगा। ठीक है, और ये जो राज्य मतलब ध्यान रखिएगा पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य यानी यहाँ पे विधानसभा होगी। लिख पा रहे हो आप लोग? जी सर। ठीक है, अब आगे देखिए दोनों राज्यों के बीच में दोनों राज्यों के बीच में 884 किलोमीटर ठीक है, 884 किलोमीटर से अधिक सीमा क्षेत्र पर विवाद है। ठीक है, सीमा क्षेत्र पर
12 विवादित क्षेत्र हैं। विवादित नहीं, यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा क्षेत्र किसका होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी जगह है, तो कामरूप, महानगर, हैलाकांडी, ठीक है, बोको, लेंगपी, ये क्षेत्र है। अब क्षेत्र याद ना भी कर पाओ क्योंकि वो मैगजीन में आपको दे दूंगा हिंदी मीडियम वाली, ठीक है, आराम से उसमें से याद कर लीजिएगा। तो अभी समझ लो कि जो हमें काम करना चाहिए ना, वो जो याद रखनी है वो ये है। तो एक चीज़ हमें मालूम पड़ रही है कि 884 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर की लंबी सीमा क्षेत्र है दोनों के बीच में, और इसमें 12 विवादित क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, अभी विवाद हुआ कब? तो विवाद हुआ कब, उसके लिए लिखो तो विवाद कब क्या होता है, जब भी कभी राज्य बनेगा और उस राज्य की सीमाओं के में विभाजन जब होगा, तो कोई नया राज्य बन रहा होगा, और नया राज्य जब बनेगा तो उस पर हो सकता है कि कोई पुराने राज्य में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो ये देखो विवाद कब हुआ, वर्ष 1969 में, लिख लो ये, वर्ष 1969 में असम के पुनर्गठन के लिए जो बनाया गया अधिनियम था, पुनर्गठन अधिनियम को मेघालय सरकार ने अस्वीकार कर दिया। अधिनियम को मेघालय सरकार ने अस्वीकार कर दिया, और यहाँ से विवाद प्रारंभ हुआ। मतलब ये कुछ इस तरीके से मान लो कि आपका घर था, आपके पड़ोसी का घर था, एक दिन पड़ोसी बोला कि तुम्हारा आंगन तो मेरा आंगन है, निकलो यहाँ से। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि गठन जो हुआ था मेघालय का, ठीक है, वो 1972 में हुआ था, और जो विवाद चल रहा है वो 1969 से चल रहा है। ऐसा कैसे? हाँ जी, इसके बारे में कोई बताएगा? जाग रहे हो ना सभी लोग? देखो मैंने लिखा था आगे कि 1972 में मेघालय पूर्ण राज्य बना था, ठीक है ना। उससे पहले क्या होता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। क्या हुआ करता था उससे पहले? केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रदेश तब भी था, बस क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसलिए 1969 से ही इसमें दोनों में विवाद है। बात समझ में आ गई? जी सर। तो हर एक चीज का मतलब होगा, तो ध्यान देते हुए जाइएगा आप लोग। अब इसमें ये मुद्दा अभी ही क्यों उठा? अभी दोनों हो क्या रहा है, इन तरह के विवादों को निपटाने के लिए विशेष क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? विशेष क्षेत्रीय समितियां। ये क्या करेंगी? विशेष क्षेत्रीय समितियां देखेंगी कि किस राज्य के साथ कहीं सीमा विवाद तो नहीं है। और जब ये समितियां बनाई गई, तो उसके साथ साथ ही क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि कौन सा राज्य किसके क्षेत्र में आ रहा है, मतलब कौन सा क्षेत्र किसके राज्य में आ रहा है। तो ये तो हो गया अभी हाल ही का मुद्दा कि विशेष क्षेत्रीय समितियां गठन हुआ, और इससे मुद्दा सामने आ गया।
अब थोड़ा हम जाते हैं पुराने समय में, है ना। तो पुराने समय में जाएंगे तो मतलब इसके पीछे की देखो, आराम से समझते हुए चलिएगा। एक बार अगर यहाँ में समझ लोगे ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इस चीज़ को। तो इतिहास अगर हम इसका देखते हैं तो कैसे है, तो यहाँ पे लिखिए इतिहास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतिहास देखते हैं इसका हम लोग। इतिहास में क्या है, जब भारत का विलय हुआ, मतलब एक तरीके से जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब लगभग ऐसे को स्वतंत्रता के समय कितनी देशी रियासतें थी? 550 से अधिक देशी रियासतें थी। देशी रियासत मतलब देशी रियासतें नहीं जहाँ पे कोई ना कोई राजा रूल कर रहा था। तो यहाँ पे लिख लो से अधिक रियासतें, इनको मिलाकर नीचे इस तरह से लिखो, इनको मिलाकर भारत बना। ठीक है, और इनको मिलाने के लिए जो आयोग बनाया गया उसे बोला गया है 1953 के अंदर। पहले चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव? पहले आम चुनाव 1951 में, लिख लो पहले साइड में। पहले आम चुनाव 1951-52। आम चुनाव समझते हो ना? ऊपर लिख लो आम चुनाव 1951-52, मतलब पहले लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। अच्छा, आप में से सभी लोग लिख रहे हो ना? पहले ये बात कंफर्म करो। जी सर। देखो यहाँ पे बहुत सारी काम की चीजें होंगी, अगर आप छोड़ दोगे तो वो फिर आपको बाद में दिक्कतें करेंगे, है ना। फिर वही है, फिर मतलब ही नहीं है। फिर तो वो नोट्स से आप पढ़ सकते हो, नोट्स हर जगह अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नोट्स ना मिलेगा। वो एक्चुअली क्या है ना, याद नहीं कर पाओगे उनको, क्योंकि डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि समझ में आता नहीं है। बिना समझे आप याद रट नहीं सकते। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो देखो, 550 से अधिक रियासतों को मिलाकर भारत बनाया गया। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, क्यों बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि 550 से ज़्यादा रियासतों को मिलाया गया था। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि भारत के अंदर 550 राज्य बनाते हैं, है ना। अब सोचो, जहाँ पे अभी 28-29 राज्य हैं, वहाँ पे हम लोग 550 राज्य बना देते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो उन 550 से अधिक रियासतों को मिलाकर कौन सी रियासत कहाँ मिलाई जाएगी, किस राज्य को बनाया जाएगा, उसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से, ठीक है, लगभग 14 राज्य, 1953 की हम बात कर रहे हैं, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। लिख लो यहाँ पे 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कब की बात हो रही है? 1953 की। और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते कितने आ गए अभी? 28 और 8। अब ये तो क्या हो गए, स्टार्टिंग में 1953 में 14 राज्य बन गए, लेकिन विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ?
विवाद स्टार्ट हुआ 1963 से। 1963 से विवाद प्रारंभ कि अलग अलग राज्यों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारे नहीं, हमारे राज्य में ज़्यादा भाग आना चाहिए था, अभी दूसरा भाग भी हमारे राज्य का है। अब मैं कौन कौन से विवाद है ना उनको लिख देता हूँ, पढ़ेंगे पूरा का पूरा। देखो हर राज्य में विवाद किस चीज़ का होगा, एरिया को लेके, कि ये एरिया हमारे में आना चाहिए था, हमारे में नहीं आ रहा है, दूसरे के पास गया हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि विवाद किन किन राज्यों के बीच में था। तो विवाद प्रारंभ, पहला विवाद जो आपको देखने को मिलेगा वो है असम नागालैंड विवाद। असम नागालैंड विवाद। असम राज्य में और नागालैंड राज्य में। दूसरा असम मिजोरम विवाद। ये सारे सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा असम अरुणाचल प्रदेश विवाद। देखो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी आपको डिटेल तो मिल ही जाएगी, है ना, आप बस समझ लो। अब होगा क्या, ये विवाद हर राज्य में दूसरे राज्य के, अब देखो कैसे करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे राज्य की भाषा बोलने वाले लोग दूसरे राज्य की सीमा के अंदर आ रहे हैं, वो हमारे में आने चाहिए। ठीक है, तो ये लगातार इस तरह के विवाद होते रहते हैं। इसके अलावा और कौन से विवाद देखने को मिले हैं आपको, ऐसा नहीं कि इतने ही विवाद हैं, और भी कई सारे विवाद हैं, जैसे कि हरियाणा और हिमाचल के बीच में विवाद। हरियाणा राज्य से है कोई, हरियाणा हिमाचल कौन सा एरिया है, पंचकुला को लेके। ठीक है, पंचकुला के पास में परवाणु क्षेत्र है, परवाणु, उसमें हरियाणा और हिमाचल के जो विवाद है। ठीक है, देन उसके अलावा और कौन से विवाद हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र से कर्नाटक का जो विवाद है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समय का है। पहले आपको ध्यान होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में रूल कर रहे थे तब कुल मिला के 3 प्रेसिडेंसीज थी, मतलब बंगाल, ठीक है, पहली प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा राज्य था, फिर बम्बई, और फिर था मद्रास। नाम सुने आपने इन तीनों चीज़ों के, बम्बई, मद्रास और, हाँ जी, जाग रहे हो कि नहीं, बंगाल, ठीक है ना। अरे सभी जागे हुए हो, लिखवाने का कोई फायदा निकल रहा है। देखो अभी आवाज में दम है नहीं इतनी ज्यादा, तो इतने से काम चलाना पड़ेगा आपको। बताइए। जी सर, जाग रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखो विवाद किस तरीके से हल किए जाते हैं, मैं समझा देता हूँ हल, क्योंकि देखो ये जो फैक्ट है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फैक्ट के अलावा समझो आप। विवाद 2 तरीके से हल होते हैं। विवाद हल कैसे होते हैं, विवाद 2 तरीके से हल होते हैं, या तो राज्य आपस में कुछ हल निकाल लें,
या फिर हमारे देश की संसद इसके लिए नियम बना दे, या फिर पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश दे दे, ठीक है ना। इन तीन तरीकों से हल निकाले सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हल करने की जरूरत क्यों है। देखो ये क्या है ना, उसका वो फैक्ट वाला पार्ट नहीं है, ये उसके पीछे ही कहानी है कि हमें करंट अफेयर वाला पढ़ना क्यों है, ठीक है ना। तो वो हम लोग शॉर्ट में समझेंगे यहाँ पे। ये तो विवाद हो गया। अब विवादों को हल करने की जरूरत क्यों होती है? हल करने की जरूरत क्यों है? होगा क्या अगर इनको हल नहीं करोगे तो दो क्षेत्रों के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में एक तरीके से लड़ाई झगड़े या फिर एक दूसरे के लिए घृणा की भावना डेवलप होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बीच में घृणा की भावना उत्पन्न होगी। तो क्या क्या दिक्कत होती है? पहला, सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। सामाजिक, कोई पूछा सकता है कि क्यों भैया, क्यों करना है? तो सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का खतरा, पहली बात। तो दूसरी बात, ठीक है, आर्थिक विकास क्या होता है? अवरुद्ध होता है, क्योंकि वो ये स्मगलिंग होगी, चोरी वगैरह होगी दोनों राज्यों के बीच में, तो आर्थिक विकास अवरुद्ध। क्योंकि अगर कोई दिक्कत ही नहीं होती तो बने रहने तो विवाद को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये दिक्कतें हैं इसकी वजह से ही हमको ये हल करने होते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा किसी को आइडिया है कुछ, क्या होता है? तीसरा है राजनीतिक कारण। चुनाव होंगे, चुनाव के समय में अलग अलग राज्यों में राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम ये वाला राज क्षेत्र इसमें मिला देंगे, उसमें मिला देंगे, वहाँ के लोगों को वोट मिला लेंगे, वोट बढ़ जाएंगे ना। वो सब चीज़ें भी इसमें एक बड़ा भाग या फिर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बात समझ आ गई? हाँ जी। जी सर। अगला देखो, अगला ये तो, सर हाँ जी बोलिए। सर राजनीतिक हाल में पहला पॉइंट बताएंगे एक बार, वो नहीं लिख लिया। राजनीतिक कारण के अंदर, राजनीतिक कारण में ये था कि चुनावों के समय असमंजस की स्थिति होती है एक तो, ठीक है। नहीं सर, वो ऊपर वाला नहीं लिख लिया सर मैं। सामाजिक सद्भाव का खतरा, पहला लिखा है सामाजिक सद्भाव का खतरा, दूसरा है आर्थिक विकास अवरुद्ध, और तीसरा है सर ये वाला नहीं, सर ये वाला नहीं, इसके ऊपर है ना, उसमें का पहला। विवाद हल क्यों करना हाँ जरूरी है? राज्य आपस में कुछ हल निकाल लें या कुछ हल कर लें। दूसरा, ओके, संसद थैंक यू। इसके लिए नियम बना दे, और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दे दे, ठीक है ना। इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला आइए, हमारे संविधान के अंदर आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी, पढ़ी है? दूसरी न्यूज़ देखो, सेकंड न्यूज़ है ये, पहली न्यूज़ हो गई हमारी। देखो इस न्यूज़ के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है ना, पहले वो भी देख लो न्यूज़ पढ़नी कहाँ कहाँ से है ना। मतलब ये जितना भी
समसामयिकी है वो कहाँ से पढ़ना है, तो शॉर्ट में लिख लो करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है, स्रोत इसके कौन कौन से होंगे। तो देखो स्रोत ये है कि इसको अगर आप रटना चाहोगे तो रट नहीं पाओगे, है ना, बहुत कुछ है यूपीएससी में, ध्यान रखना रट नहीं पाओगे, कितना ही बड़ा महान इंसान क्यों ना वो रट नहीं पाएगा, अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ होती है अखबार। तो आपने देखा होगा अखबार मैं आप लोगों को अपने ग्रुप पर भेजता हूँ, टेलीग्राम वाले चैनल पर। जो लोग टेलीग्राम वाले चैनल पर नहीं है वो लोग ज्वाइन कर लें। तो अखबार, अब अखबार में ऐसा नहीं कि दैनिक भास्कर कोई भी ऐसे तरह का पेपर आप पढ़ रहे हो अमर उजाला टाइप का, है ना, वो नहीं। जो एक सामान्य पेपर है वो पढ़ना पड़ेगा आपको दैनिक जागरण, ठीक है। पहली बात तो दैनिक जागरण पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं अक्सर चीज़ों को जब भी मैं आपको पेपर भेजता हूँ तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हाईलाइट कर दूँ कि कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। तो अगर आपने देखा है अभी तक पेपर को तो वहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इससे होगा क्या, कोई भी खबर आपको है ना धीमे धीमे करके रोजाना मिल जाएगी, और जब वो धीमे धीमे मिलती रहेगी ना तो वो अपने आप ही याद हो जाएगी। और दूसरा, कोई भी किसी भी कोचिंग की मैगजीन, ठीक है, किसी भी कोचिंग की मैगजीन पढ़ लो आप। क्या कर दिया, मैगजीन लिख दिया, मैगजीन, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो जो लोग कोचिंग बना रहे हैं ना वो भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैगजीन बना रहे हैं। तो खुद की रिसर्च करने की बजाय जो एक्सपर्ट लोग मैगजीन बना रहे हैं ना उन्हीं को पढ़ लो, क्योंकि आपको वो चीज़ बनानी नहीं है, आपको चीज़ याद करनी है, ठीक है। तो याद करने के लिए बेहतर ये रहेगा कि जो बनी हुई है उनको आप पढ़ लो। क्लियर। तो ये तो हो गया कि पढ़ना कहाँ से है। अब उसके अलावा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स हैं एक तरीके से, कि कौन सी न्यूज़ थी, न्यूज़ में क्या था और क्या पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी पूरी पूरी पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है, वो आपको मैगजीन में मिल जाएगी। यहाँ से आप उन चीज़ों को याद कर लोगे कि उसका मतलब क्या था, क्यों पढ़नी थी। अब देखिए अगली है, दूसरी न्यूज़ है 7वीं अनुसूची। कुल मिलाई कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, किसी को आइडिया है? ठीक है, कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, लिख लो आप लोग। कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं जिसमें से 7वीं अनुसूची हाल ही में चर्चा में है। हालांकि 9वीं भी रहती है बहुत बार, ठीक है, लेकिन अभी 7वीं चर्चा में है। अभी चर्चा में आ कैसे गई, तो देखो चर्चा में इसलिए आ गई, हर साल मतलब एक वित्त आयोग बनाया जाता है, हर साल तो नहीं, ये मान लो वित्त आयोग बनाया जाता है, तो उनके एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था NK सिंह। तो आप इसमें देखो कि 15वें, इसको लिख लेना, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK, लिखो यहाँ पे NK सिंह ने जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि सर्दियों में कम सर्दी पड़ना, गर्मियों में कम बारिश होना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और महामारी की जो अभी चुनौती चल रही ना, कि मौजूदा चुनौतियों को
ध्यान में रखते हुए सातवीं अनुसूची की समीक्षा की बात कहती है उन्होंने बोला कि भाई सातवीं अनुसूची जो है ना उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ध्यान में रखते हुए सातवीं अनुसूची की समीक्षा की बात कही है। अब मुद्दा ये है कि भैया पहले हमें ये तो मालूम हो कि सातवीं अनुसूची में है क्या, है ना। कितने लोगों को मालूम है सातवीं अनुसूची में क्या है? शायद किसी को नहीं। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग समझेंगे कि सातवीं अनुसूची में है क्या। तो जानकारी सातवीं अनुसूची के बारे में। जानकारी सातवीं अनुसूची की, ठीक है ना। क्या है जानकारी? देखो, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लिख लो, राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का विवरण है। अब ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है कि कौन कौन से विषयों के बारे में राज्य नियम बनाएगा और कौन कौन से विषयों के बारे में केंद्र नियम बनाएगा। इसके लिए हमारे संविधान में या फिर हमारी संसद के द्वारा 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। अब इन शक्तियों के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? जब भी मैं बात करता हूं अनुच्छेद, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद होता है संविधान में। तो अनुच्छेद 246 में इनके बारे में विवरण है। लिख लो यहाँ पे अनुच्छेद 246। और जब भी मैं कहीं पे अनुच्छेद बोलूंगा तो वो क्या चीज होगी? वो होगा संविधान। और संविधान हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटी के अंदर, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग जब 246 पे पहुँचेंगे नंबर पे अनुच्छेद, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो बांटी गई हैं। स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, बस आप लोग ध्यान रखते हुए रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे समझ में आएगा नहीं। स्लो से समझो आप लोग। और फिर अभी इतनी एनर्जी भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल वीक कर देता है कोरोना। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के 3 अनुसूचियां हैं। 3 सूची है। कौन कौन सी है? तो देखिए इस तरीके से लिख लो, एक है संघ सूची, संघ सूची, फिर है राज्य सूची, और फिर है समवर्ती सूची। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि संघ सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्य के मतलब देश की सरकार को होगा, संसद को होगा। राज्य सूची के विषय में नियम बनाने का अधिकार विधानसभा को होगा, ठीक है, यानी राज्य विधानमंडलों को होगा। समवर्ती सूची पर नियम बनाने का अधिकार दोनों को होगा, राज्य को भी और संसद को भी। ठीक है, तो लिखिए
इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा। ठीक है, इसलिए वो क्या होगी, संघ सूची होगी। विषय किस प्रकार के होंगे, क्योंकि विषय भी तो नहीं मालूम। विषय जैसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं, ध्यान रखना, इसमें ऐसे विषय होंगे जो पूरे देश के लिए महत्व रखते हो। ठीक है ना, देश के लिए क्या महत्व रखता है, रेल। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग, ठीक है, रुपए से जुड़ी बात है, बैंकिंग, विदेश मामले। अब ऐसा बोलते हैं कि विदेश तो देश में होता ही नहीं है, तो विदेश मामले है ना, पूरे देश से जुड़े हुए हैं ये। और रक्षा प्लस अन्य। ठीक है ना, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, और भी होते हैं। रक्षा है, स्वास्थ्य भी कभी कभी आ जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं बट कुछ। वैसे तो स्वास्थ्य देखो, ध्यान रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन जब कोरोना आ गया ना, ऐसी कोई महामारी आ गई, तो वो थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। तो इस प्रकार के कुल मिला के अभी जो विषय हैं वो कितने हैं, 97। कितने विषय हैं, 97। ध्यान रखना, ये 97 जो है वो थे प्रारंभ में बनाए गए थे, फिर समय के साथ साथ, मतलब जैसे अभी की बात करें तो समय के साथ साथ जरूरत महसूस हुई कितने कि भैया बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसमें 3 विषय और जोड़ दिए गए, फिर 100 अभी है। जो मैंने अभी बोल दिया ना, वो थोड़ा सा गलत बोलती था। अभी कितने हैं, 100, मतलब 3 बढ़ा दिए गए। 97 विषय प्रारंभ में थे, अभी कितने हैं, 100। 97 विषय कितने थे प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब जब संविधान बनाया गया, प्रारंभ मतलब जब संविधान बनाया गया। एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ पा रही है बातें? जी सर। ओके, बच्चे कम हो रहे हैं लेकिन जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप लोग, है ना। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में इसमें जो वर्णित विषय होंगे ना, उन पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य विधान मंडलों को। नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को नियम बनाने का अधिकार होगा। अधिकार हो गया। विषय कौन कौन से होंगे, विषय जैसे पुलिस। ध्यान रखना, पुलिस तभी हम लोग देखते हैं कि पुलिस क्या होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस। तो पुलिस किसका है, राज्य का विषय है। स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता भी क्या है, राज्य का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी क्या है, राज्य का विषय है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसे ही अन्य विषय होंगे। तो इसमें कुल मिला के अभी 61 विषय हैं। अभी कितने हैं, 61 विषय हैं।
जबकि प्रारंभ यानी जो संविधान बनाया गया था, संविधान बनाते समय इसमें 66 विषय थे, मतलब इसके विषय कम किए गए। प्रारंभ में ये है अभी 61 विषय हैं, प्रारंभ में कितने थे? 66 विषय थे। फिर अगला है समवर्ती सूची। किसको अधिकार होगा नियम बनाने का? संसद को एवं राज्य विधानमंडल दोनों को। राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार। कितने विषय हैं अभी वर्तमान में? बावन विषय हैं। प्रारंभ में कितने थे? 47, मतलब इसमें बढ़ा दिए गए हैं। उदाहरण जैसे लिखना भूल गए, जैसे कौन कौन से विषय आ सकते हैं इसके अंदर, लिख लो इसमें। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के ऊपर अगर नियम बनवाना है तो कौन बनाएगा? दोनों में से कोई बना सकता है, ठीक है ना, राज्य केंद्र। जनसंख्या नियंत्रण, वन, ठीक है, वन्य जीव आदि, ठीक है ना। इसके अलावा और भी होंगे। कुल मिला कितने होंगे? 52 विषय हैं। प्रारंभ में कितने थे? 47। बात समझ में आ गई? क्या ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। अब देखो, ये जो सूची है ये अपनी सूची भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई दिक्कतें आती है, देखो दिक्कत कहाँ आई, ऊपर देखो हमने पढ़ा था अभी कि क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और महामारी की वजह से। महामारी जैसे कोरोना आ गया, तो अब हुआ ये कि कोरोना आ गया तो यही निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोरोना के लिए नियम बनाएगा कौन। केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, और प्रारंभ में यही मुश्किल हो गया समझना कि कोरोना है क्या, पूरे देश के लिए कोई महामारी है, कोई आपदा है, क्या है, क्या माना जाए इसको। तो प्रारंभ से ही हुआ ये कि दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये निश्चित करना ही भारी पड़ गया कि इसको क्या माना जाए। अब हम ये समझेंगे कि ये जानना क्यों जरूरी होता है कि ये क्या है। होता क्या है, किसी महामारी से लड़ने के लिए जरूरत होती है हमें मनी की, यानी वित्त की, यानी पैसे की। और वित्त की वजह से जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि ये किस प्रकार की समस्या है, तब तक ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके लिए बजट जो रुपया आएगा वो केंद्र सरकार देगी या फिर राज्य सरकार देगी, ठीक है। वैसे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत बड़ी चीज स्टार्टिंग में ये हुई थी कि भाई ये है क्या, कोई बीमारी फैल रही है, महामारी है, आपदा है, क्या माना जाए इसको। और इसीलिए प्रारंभ में इसके लिए बजट आवंटन करने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और बजट आवंटन करने की समस्या उत्पन्न होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं था कि इसको हम लोग क्या माने, ठीक है। और इसीलिए ये जाना जरूरी है, जब भी कभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई विषय है या फिर कोई महामारी या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित विषय है, तो वहाँ पर ये जानना जरूरी होगा कि नियम बनाने का अधिकार किसको है। आपने अगर देखा हो तो हुआ ये कि राज्य ने भी इस पर नियम बनाए और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए नियम बनाए। लोगों के लिए समस्या ये आ रही भाई माने कौन सा, राज्य का माने, देश वाला नियम माने, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा से इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि कौन से विषय किस में आ रहे हैं और उसके लिए कौन नियम बनाएगा, ठीक है। बात में आई?
जी सर। इसलिए ये अभी वर्तमान में चल रहा है। अब इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैगजीन से ही पढ़ा दूँगा। अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा इशू चल रहा है शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में, फिर मैं आपको मैगजीन ही पढ़ा दूँगा। तो जैसे मैंने बोला ना, 2 बार पढ़ाऊँगा मैं करंट अफेयर्स, 2 बार ऐसे पढ़ाऊँगा। पहले शॉर्ट में कि वो इशू क्या था, और फिर उसके बाद हम लोग मैगजीन से पढ़ लेंगे कि वो है क्या। ठीक है, अगला एक विषय है, अगली न्यूज़ देखो 3rd नंबर की। नागरिक समाज की बदलती भूमिका है, डाली है नागरिक समाज की बदलती भूमिका। अब ये क्या चीज़ है? नागरिक समाज यानी हम लोग देश में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, या फिर अगर कोई भी चीज़ होती है देश के अंदर तो उस पर हमारी एक तरीके से प्रतिक्रिया क्या होती है, उसे बोलते हैं नागरिक समाज। ठीक है, अब देखो नागरिक समाज जो है, अगर वो अच्छा है तो देश को जोड़ने का काम करेगा, और अगर वो खराब है तो देश को तोड़ने का काम करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जेएनयू में एक बार नारे लग गए थे कि देश को तोड़ने के लिए नारे बने थे, किसी ने सुना था न्यूज़ वगैरह में? ठीक है, अब वो सच में देश को तोड़ने के लिए नारे लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ठीक है, या फिर लोगों की कुछ अलग ही सोच थी। ठीक है, तो उसके बारे में हमें समझना जरूरी है कि ये कितनी सही और कितनी गलत बात है। तो डेफिनेटली हमें बात मालूम ही है कि गलत ही है, सही तो है नहीं, क्योंकि देश को तोड़ने की बात तो होनी नहीं चाहिए कहीं पर भी किसी प्रकार से। तो इसमें हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि किस तरह की भूमिका होती है लोगों की। तो इसमें लिखो नागरिक समाज की, इसमें लिखिए नागरिक समाज की सोच अगर अच्छी है तो अच्छी को ऐसे लिखते हैं सही है, या फिर सकारात्मक है, तो देश को जोड़ेगी, देश को जोड़ने का कार्य करेगी। और अगर नकारात्मक है तो तोड़ने का काम करेगी। और क्योंकि देश को जोड़ने वाली सोच होनी चाहिए, तो इससे होगा क्या, अगर ये तोड़ने का कार्य करेगी तो राष्ट्र हित को आघात पहुंचाएगी। तो ये क्या करेगी, राष्ट्र हित को आघात पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुद्दे क्यों हैं और ये क्यों आ गए। एक तरीके से तो हमारी कंट्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, किसी को नाम मालूम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत अजीत डॉब क्या नाम है उसका? हाँ सलाहकार, हाँ अजीत। बिल्कुल, मैंने ये इंग्लिश मीडियम में 2-3 बार बताया भी था। जब क्लास हुई थी, इनका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल, इन्हें ये बोलते हैं, ये एनएसए है अपनी कंट्री के, ठीक है ना, अजीत डोभाल, ये एनएसए है। तो अब ये
इन्होंने इस बात को बताया कि नागरिक समाज, देखो समझ लेंगे हम लोग शॉर्ट में, क्योंकि मैं आपको बुकलेट से ही पढ़ाऊंगा कि क्या थी क्या। तो जो नागरिक समाज है ना, उसको आप अच्छा बना सकते हो, उसको आप खराब बना सकते हो। तो क्या क्या कर सकता है नागरिक समाज, तो वो समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे देखो, पहली चीज ये है कि नागरिक समाज की भूमिका क्या है। तो एक गोला बनाएंगे समझने के लिए। नागरिक समाज की भूमिका क्या है। भूमिका देखो, मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो आपदा के समय में राहत और पुनर्वास का काम किया जाता है। तो उसमें भी किसकी भूमिका होगी, राहत एवं पुनर्वास। जैसे मान लो कि भूकंप आ गया, टूट फूट गए, तो राहत पहुंचाना और उनको कहीं कैंप वैम्प में बोलना कि भैया आराम करो यहाँ पे। तो ये नागरिक समाज की भूमिका है। अगर मान लो लोग अच्छे हैं तो क्या करेंगे, लोगों को उठाएंगे और सही जगह पे लेके जाएंगे। लोग खराब है तो क्या करेंगे, लूट लेंगे उनके घरों को। मालूम पड़ा कोई बड़ा घर टूटा, वो लोगों को ना बचा के क्या करेंगे, लूट लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि घर में सोना चांदी होगा, रुपया होगा, तो वो लूटने लग जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी। तो चीज़ें किस पर निर्भर करती है कि लोग किस प्रकार के हैं। तो राहत एवं पुनर्वास में समाज की भूमिका देखी जाती है। अगली चीज, अगर जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो लोगों को प्रशिक्षण देना एवं क्षमताओं का निर्माण करना। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए और क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए, जो जिससे वो देश के लिए कुछ अच्छे कार्य कर पाए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। ट्रेनिंग वगैरह दे दो, ठीक है, जॉब के लिए कुछ बता दो। इसके अलावा अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो प्रशासन में सहायता प्रदान करना। जो अच्छे लोग हैं प्रशासन में सहायता करेंगे, जो खराब लोग हैं वो रात में चोरी करेंगे। ठीक है, सहायता, ये सब कुछ काम किसका है, पब्लिक का है। इसके अलावा देश के लिए आर्थिक अवसंरचना, जिसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बना सकते हैं लोग। आर्थिक अवसंरचना, जैसे मान लो पार्क है, रोड है, गार्डन है, पुल है। कई लोग होते हैं इनको तोड़ने का काम करते हैं, कई लोग उनको बनाने का काम करते हैं। तो इनका रख रखाव, तो निर्माण और रख रखाव, ठीक है, ये सब कुछ काम पब्लिक कर सकती है। निर्माण जरूरी नहीं है कि रोड वोड बनाने जा रहे हैं, मतलब उसमें बनाने में सहायता। उसके अलावा सामाजिक सेवाओं का वितरण, ये वो सारे काम है पब्लिक करती है। सर आपने आर्थिक अवसंरचना लिखा है वो? हाँ, आर्थिक अवसंरचना, ठीक है। फिर है, कई लोग आपस में ग्रुप बना के सहकारी समितियां बना सकते हैं, जिससे छोटे छोटे स्तरों पर लोगों को आपस में कुछ बना के उनका, लोगों को रुपए वगैरह, जॉब वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सहकारी समितियों का संगठित करना, इससे छोटी जगहों पे चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा आजीविका के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, नए नए, ठीक है, नए आजीविका के साधनों को प्रोत्साहन।
अच्छे लोग हैं तो प्रोत्साहन देंगे, खराब लोग हैं तो इसको तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आय बढ़ाने वाले परियोजनाओं में सहायता, आय बढ़ाने वाली योजनाएं या परियोजनाएं, ठीक है, योजनाओं में सहायता। बस आप ये समझना कि इन सभी चीज़ों में अच्छे नागरिक होंगे वो सहायता करेंगे, और जो खराब नागरिक होंगे या जो अच्छे नागरिक नहीं होंगे वो इनमें अवरोध उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। एक होता है लोगों की बात सब तक पहुंचाना, तो इसे क्या बोलेंगे, नागरिकों का या फिर नागरिकों का पक्ष रखना, जो नागरिकों की पक्ष समस्याएं हैं, पक्ष समर्थन। अब ध्यान दे लो, बस इन सभी चीज़ों को देख लो आप, जितने भी ढंग के लोग होंगे वो तो इनमें सब में क्या करेंगे, सहायता कर रहे होंगे कि भाई नागरिकों की समाज की भूमिका बढ़नी चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए, प्रशासन में सहायता मिलनी चाहिए, लोगों की आय बढ़े, सामाजिक सेवाओं का, सामाजिक सेवा मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली पानी की सेवाएं, इन सबों का विकास हो, सहकारी समितियां बने, प्रोत्साहन मिले, आजीविका बढ़े, ठीक है ना। ये सब कुछ जो अच्छे नागरिक होंगे। लेकिन जो खराब नागरिक होंगे तो वो इन सब में व्यवधान उत्पन्न कर रहे होंगे। हो सकता है कि हमारे शत्रु देश हैं या फिर जो हमारे देश में मित्र नहीं है उनकी मदद करना, ठीक है, हमारे देश में जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं उसमें बड़ी भागीदारी करना, देश को तोड़ने की बातें करना। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे कंट्री के NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने बोला कि भाई नागरिकों को क्या है ना, अच्छे काम करने चाहिए और उनको किसी भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होना चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ते हो, ठीक है। तो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले काम नहीं करने हैं, ऐसे काम करने हैं जो देश को जोड़ने का काम करें। और क्योंकि हमारे इसकी जिम्मेदारी हमारी कंट्री में किसके पास है, NSA जो है, अजीत डोभाल। ऐसे तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो है NSA। तो उन्होंने इस बारे में एक तरीके से जागरूकता फैलाने का काम है, फिर आप बोल सकते हो कि मुद्दा उठाया है, और इसीलिए हम इसको करंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा होगा कि भाई हमारी क्या उत्तरदायित्व होते हैं, सरकार के उत्तरदायित्व क्या है, नहीं करोगे तो क्या होगा, है ना। तो वो सब कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये बस ये शॉर्ट में यही है, डिटेल में तो आपको मैं मैगजीन भेजूंगा, आराम से पढ़ना, और मैं एक बार पढ़ाऊंगा भी आपको पूरी की पूरी मैगजीन, ठीक है ना। तो ये बताइए, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? राहुल, रितु, प्रकाश, रोशनी, सतीश जी एंड सोनू, है ना। अच्छा जी सर जी। ठीक है, तो इसकी जो मैगजीन है ना वो मैं आपको अभी मैं अपलोड कर देता हूँ ग्रुप पर। वैसे तो हिंदी मीडियम की मैगजीन मैंने शायद पहले भी भेजी होगी, भेजी हुई है, मिली है आप लोगों को कि नहीं मिली है? कुछ नहीं करना है आपको, विजन IAS वाली हिंदी मीडियम की पढ़ लेनी है, और ध्यान रखना कि हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारा IAS निकले, है ना। और ऐसे मत सोचना कि आप भी उसी का पढ़ा रहे हो, हाँ क्योंकि वो अच्छी बुक है इसलिए पढ़ा रहे हो उससे, ठीक है ना। तो उसमें बिल्कुल ये मत सोचना कि सर अपना पढ़ाओ, अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीज़ बना दी गई है उसी को पढ़ लो, क्योंकि हमारा बस पेपर क्लियर हो, हमारा मुद्दा ये है। हेलो सर, हाँ दृष्टि या मैगजीन को अप्लाई नहीं कर सकते सर? नहीं, कोई सी कर लो, दृष्टि में क्या, देखो खराबी कुछ नहीं है, अच्छी है, कोई सी भी एक, मेरा मानना ये है कि कोई सी भी एक कर लो आप, क्योंकि देखो क्या होगा ना, दो याद तो हो नहीं पाएंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली स्टार्टिंग से दृष्टि को अप्लाई किया जा रहा है, मतलब जब से स्टार्ट किया तो देखो दृष्टि मैगजीन से ठीक है, करेंट दृष्टि है। के, हाँ दृष्टि अगर कर रहे हो तो ठीक है। दृष्टि का समस्या सिर्फ एक ही है, वो क्या है ना, वो यार बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है ना, तो उससे जो मुद्दा होता है वो भटक जाता है उसमें। बट अगर आप उसमें, सर अगर कंसल्टेशन के साथ रहेगा तो वो क्यों मुद्दा भटकेगा? वो तो कोई निर्भर दिक्कत, करता है कि किस तरह आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, कोई सी भी एक, मेरा मानना ये है कि कोई सी अच्छा, भी कोई एक इशू कर नहीं लो। है ना सर कि अगर हम दृष्टि मैगजीन ना पढ़ ना, रहे हैं कोई तो उसका कोई सी, कुछ नेगेटिविटी? कोई सी पढ़ लो, कोई नेगेटिव नहीं, सभी पॉजिटिव है, ठीक है, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो दृष्टि वाली भी दे देंगे। तो हम लोग दो काम करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा, नहीं जिनको मालूम बता दूं मैं आपको, कि पहले हम लोग इस तरीके से शॉर्ट में समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगी किसी को भी, है ना। तो मेरा मानना ये है कि मैं पहले आपको ऐसे हल्के हल्के बताऊंगा सब चीज़ों के बारे में कि क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज़ें।
देन हम लोग मैगजीन से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैगजीन आपको ही मालूम है लगभग 100-125 पेजों की मैगजीन आती है। लिखने बैठेंगे तो 100-125 पेज लिख नहीं पाएंगे अपन लोग 1-2 महीने के अंदर भी। तो इससे बेटर क्या है, पहले हम लोग समझ लें शॉर्ट में कि वो समस्याएं क्या है, क्यों वो करंट में चल रही हैं, फिर उसको मैगजीन से आपको याद कर लेना है। और मेरा मानना ये है कि आप वैसे तो एक ही मैगजीन फॉलो करें, हद से ज़्यादा 2 बस, इससे ज़्यादा समय है नहीं और इससे ज़्यादा याद कर भी नहीं पाओगे, है ना, हकीकत ये है। तो बस एक मैगजीन कोई सी फॉलो कर लो आप ढंग से। सभी मैगजीनों में सामान्य रूप से एक ही तरह के मुद्दे होते हैं, एक ही चीज़ें बातें होती हैं, क्योंकि देखो क्या है ना, चीज़ें तो वही है, बस हर कोई मैगजीन अपने आप को अलग अलग तरीके से लिख रही है उस चीज़ को, बट मुद्दे वही है। तो हमारा भी यही काम होगा, पहले हम शॉर्ट में समझेंगे और फिर उनको मैगजीन से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। इसके अलावा बिल्कुल ही भटकने की जरूरत नहीं कि अलग अलग कोचिंग का मटेरियल ले लें, वो कर लें, मत करो, है ना, क्योंकि कर भी नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ तक जैसे मैंने शॉर्ट शॉर्ट मुद्दे पढ़ा दिए आपको, उनको आप किसी भी मैगजीन से पढ़ लो, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, जो आपको ठीक लग रही है उससे कर लो आप। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि हमें वो चीज़ याद होनी चाहिए, जब दोबारा पूछा जाए। तो जैसे हमने आज क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। अभी क्या है, शायद हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं मुझे, है ना, प्रॉपर गला ठीक नहीं है, जुकाम है, थोड़ा फीवर भी है, तो इसलिए थोड़ी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ एक बार प्रॉपर तरीके से, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम अपना ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। और जब तक थोड़ा सा हालत ठीक नहीं है, तब थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए, आप खुद भी थोड़ा पढ़िए, तो हो जाएगा। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, पहले पहले हमने पढ़ा भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सीमा विवाद किस किसके साथ है। हालांकि हम इसको IR में पढ़ेंगे एक बार, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा वो है असम मेघालय सरकार के बीच में विवाद। मेघालय कब बना, ठीक है, 1972 में। फिर हमें इसके अलावा और कौन कौन से विवाद है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, विवाद कौन कौन से थे, तो हमने कुछ नाम पढ़ लिया। विवादों को हल करने की रिक्वायरमेंट कौन कर सकता है हल, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये सब कुछ। फिर 7वीं अनुसूची क्या है, ठीक है, 7वीं अनुसूची कहाँ लिखी हुई होती है, कुल कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से विषय हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, ये आपके पॉलिटी में भी आएगा, ठीक है। फिर अगले नागरिक समाज की बदलती भूमिका, कि हम लोगों की भूमिका क्या है, हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए, NSA कौन है, और हमने ये डायग्राम समझा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपके अगर हम मैगजीन की बात करें तो लगभग 10 पेज हैं ये आपके मैगजीन के आसपास, 10 पेजों के आसपास की कहानी है ये। और मैगजीन के 10 पेज यानी कम से कम कॉपी में लिखोगे तो 30-40 पेज बनेंगे वो। तो ये आपको एक बार रीडिंग करनी है, एक तो ये काम है आपके लिए जो आज करना है, और दूसरा जो पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर हर दिन पढ़ना है आप लोगों को, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। पेपर के अंदर जितनी चीज़ें दी गई हैं, जो हाईलाइट की गई हैं, हाईलाइट आपको दिखता है पेपर में? हाँ जी, एक बार बताइए मेरे को। जी सर। दिख जाता है ना, मैं उसको एक अलग कलर से मतलब हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पर। ग्रीन कलर से करते सर। हाँ, ग्रीन कलर से है ना मोस्टली, और वो इंग्लिश वाले में पीले कलर से करता हूँ शायद, है ना। तो वो चीज़ आपको पढ़ लेनी है। अभी थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि नाक से ब्लड आ रहा है, गला भी बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा आप लोग आराम करिए अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ी हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी इतना ही रखेंगे आज के लिए, आप इतना पढ़ लो। दिन में हिम्मत हुई तो मैं आपको दोबारा एक मैसेज डालूंगा, तो हम लोग एक रात को क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर ये आप PDF उस पे डालेंगे ना, टेलीग्राम पे या डाल दी व्हाट्सएप ना, पे? डाल दी PDF मैंने, मैगजीन की PDF यही डाल दी, वाली ना? मैगजीन वाली PDF कंप्लीट अच्छा। पूरा, सर मेरा छूट गया था ना इसलिए। ठीक है। मैंने मैगजीन की PDF डाल दी है पूरी कंप्लीट मैगजीन, ठीक है। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आप समझ ही सकते हो कि जब सिम्टम्स होते हैं ना तो कैसी हालत खराब हो जाती है, तो वो अभी ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ ढंग से। तो बस 1-2 दिन की बात और है, वैसे मेडिकेशन ले रहा हूँ मैं, मोस्टली ठीक होने की कगार पे ही है, बस थोड़ा गला ख़राब होता है और उसमें ज़्यादा बोलने पे जो है ब्लड आने लग जाता है गले से और नाक से, तो वो थोड़ी सी इश्यूज़ है। तो अभी इतने रखते हैं, ठीक है। रिमेनिंग हम लोग ओके। रात में थोड़ा पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि रात में क्लास हो जाए, तो आप लोग आइएगा, एंड देन फिर वही ऑल्टरनेट रख लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो आप लोग ओके, पढ़िए, थैंक यू इतना सर। याद करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, आप आराम करिए। थैंक यू, वेलकम एवरीवन, ठीक है। मैं मीटिंग एंड करता हूँ।